हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए, वर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो पहले एक बिल्कुल बेसिक डायग्राम बना देता हूं मैं। दिस इज स्टेटर जिसमें कि हमने थ्री फेज सप्लाई दी। दिस इज थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई, और यहां पे जो है डॉट, यहां क्रॉस, दिस इज ए डैश। इस डॉट का मतलब है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, डॉट का मतलब करंट यहां से बाहर निकल रही है और क्रॉस का मतलब करंट यहां पे जा रही है। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को मूव करूं स्क्रू रूल के हिसाब से, तो ये इस तरह से एक्सिस बन के आएगा। तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज एक्सिस ऑफ फेज ए। सिमिलरली यहां पे बी में, यहां पे दिस इज बी और यहां पे जो है दिस इज बी डैश। तो अगेन यहां से करंट निकल रही है, यहां जा रही है, तो दिस विल बी एक्सिस ऑफ फेज बी। सिमिलरली सी में जो है यहां पे डॉट और यहां पे क्रॉस, तो यहां से करंट निकल के यहां जा रही है, तो इसका मतलब दिस इज एक्सिस ऑफ फेज सी। क्या मतलब हुआ कि बाहर वाला जो आउटर पार्ट है इसको मैं बोल रहा हूं स्टेटर, जो इनर पार्ट है इसको मैं बोल रहा हूं रोटर, बिकॉज रोटर अंदर की तरफ होता है। स्टेटर पे हमने थ्री फेज बैलेंस सप्लाई दी। तो जब हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो वर्किंग प्रिंसिपल में हम क्या बोलते हैं, व्हेन ए बैलेंस थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो क्या होता है, ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो कि स्टेटर पे, रोटर पे और स्टेटर और रोटर दोनों के बीच में एयर गैप पे सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होता है। तो देखिए इसमें एक नया वर्ड आया, सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 F अपॉन P, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। जहां पर NS जो है, जहां पर ये NS जो है, ये तो है सिंक्रोनस स्पीड। F जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, F इज फ्रीक्वेंसी, एंड PR नंबर ऑफ पोल्स, PR नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स का क्या मतलब होता है, पोल्स आर नथिंग बट फ्लक्स लाइंस। जैसे हमने पढ़ा है, सुना है कि चुंबक का छोटे से छोटा टुकड़ा भी अगर हम कर दें तो उसमें मिनिमम दो पोल होते ही होते हैं। हमने पढ़ा है कि बिल्कुल डस्ट पार्टिकल के बराबर अगर हम चुंबक को कर देते हैं और हम ये बोलते हैं कि ये इसका नॉर्थ पोल है, तो उसका साउथ पोल कहां होता है, इनफाइनाइट पे होता है। और हमेशा फ्लक्स लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाती है। यानी पोल्स जो भी, जब भी हम बात करेंगे, बिकॉज यहां पे भी क्या है, फ्लक्स लाइंस हैं, तो फ्लक्स लाइंस या इसकी वजह से पोल्स बन रहे हैं मशीन में। तो जो पोल्स होंगे वो हमेशा इवन नंबर में बनेंगे, या तो नंबर ऑफ पोल्स 2 होंगे मशीन में, या नंबर ऑफ पोल्स 4 होंगे, या 6 होंगे। मींस नंबर ऑफ पोल्स आर ऑलवेज इवन इन नंबर। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मैं क्या बात कर रहा हूं कि व्हेन ए बैलेंस थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड on stator, rotor and the air gap between the stator and rotor। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होता है स्टेटर, रोटर और एयर गैप के बीच में। अब जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है तो ये क्या करेगा, रोटर के कंडक्टर्स को कट करेगा। रोटर कितने तरह के होते हैं हमने पढ़े, रोटर कितने तरह के होते हैं, स्क्विरल गेज और वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्विरल गेज के केस में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि स्क्विरल गेज में रोटर के कंडक्टर जो होते हैं वो शॉर्टेड होते थे बाय द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स, वेयरएज इन द केस ऑफ वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसमें रोटर के कंडक्टर्स कैसे होते थे, दैट वाज शॉर्टेड बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस लगा के हम उसको शॉर्ट करते थे। तो दोनों ही केस में जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर्स को कट करेगा, तो जैसे ही कट करेगा तो एज पर फैराडेज लॉ उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, रोटर के कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और क्योंकि रोटर के कंडक्टर शॉर्टेड हैं, इसलिए उस ईएमएफ की वजह से रोटर के कंडक्टर्स में करंट फ्लो होगी। और क्योंकि ये सारा मामला क्या है, थ्री फेज सप्लाई का है, तो ये जो करंट्स होंगी ये क्या होंगी, थ्री फेज करंट्स होंगी।
तो रोटर के कंडक्टर में 3 फेज करंट्स फ्लो होने लग जाएंगी। 3 फेज करंट्स का मतलब होता है द करंट्स विच आर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड विद ईच अदर। और जैसे ही रोटर के कंडक्टर्स में करंट फ्लो होगी, करंट की वजह से टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने की वजह से क्या होगा, रोटर में मूवमेंट आ जाएगा, रोटर में रोटेशन आएगा, और रोटर एज पर लेंज लॉ रोटर रोटेशन करेगा। लेंज लॉ क्या होता था, जो चीज जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है उसका अपोज करती है। तो रोटर क्या होता है, रोटर फाइनली किसकी वजह से, जो रोटर का मूवमेंट जो हो रहा है, लेंज लॉ क्या करता है कि जो उसमें मूवमेंट आया वो किसकी वजह से आया, करंट्स की वजह से आया, तो वो उसका अपोजिशन कैसे करेगा, उसी की डायरेक्शन में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में उसका अपोज करते हुए उसी की डायरेक्शन में घूमेगा। अब कई बार कंफ्यूजन ये आता है कि अगर लेंज के लॉ के हिसाब से रोटर को मूव करना है तो फाइनली जो मैंने बोला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही घूम के उसका अपोज करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप एग्जांपल लीजिए कि सपोज दो पर्सन है और वो दो पर्सन जो है वो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। एक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, दूसरे की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। दोनों 1 घंटे तक भागे, दोनों ने एक दूसरे का अपोज किया, तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा 1 घंटे बाद, क्योंकि एक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा, एक 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भागा, तो दोनों का रिलेटिव डिफरेंस आएगा 10 किलोमीटर। अगर यही उसके उधर चला जाता, दूसरी डायरेक्शन में जाता, तो क्या करता, एक 50 की स्पीड से यहां भाग गया, दूसरा 60 की स्पीड से वहां भाग गया। 1 घंटे बाद अगर देखेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, 110 किलोमीटर। तो अगर उल्टी दिशा में भागे तो वो क्या किया, ऐड किया, अपोज नहीं किया। तो अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी सेम डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। तो रोटर जो है, इंडक्शन मोटर का रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही भागता है, लेकिन कभी भी उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं हो पाती है। कभी भी उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं हो पाती है, वो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कुछ ना कुछ पीछे रहता है, और जो वो पीछे रहता है उस स्पीड को हम बोलते हैं स्लिप स्पीड, दैट इज स्लिप स्पीड एस। उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं स्लिप को, और उसको हम बोलते हैं एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। और अगर इसको परसेंटेज की टर्म्स में लिखेंगे तो परसेंटेज ऑफ एस इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस इंटू 100%, जहां पर कि एनएस जो है वो तो सिंक्रोनस स्पीड है, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड, और एनआर जो है वो क्या चीज है, रोटर स्पीड। यानी रोटर कभी भी एनएस स्पीड को नहीं पकड़ पाता है, और उसी को हम स्लिप बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए हम कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं इंडक्शन मोटर के बिहेवियर या इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल को समझने के लिए। पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द रनिंग स्पीड ऑफ 4 पोल। तो देखिए जो जो गिवन है वो मैं लिखता जाता हूं साथ के साथ। P इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, दैट इज P इक्वल टू 4, वर्किंग एट 50 हर्ट्ज। कितने फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है इंडक्शन मोटर, 50 हर्ट्ज पे काम कर रही है। हैविंग स्लिप ऑफ 4%, यानी स्लिप आपको गिवन है 4%। 4% का मतलब 0.04। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द रनिंग स्पीड, यानी एनआर कैलकुलेट करना है कि आपके इंडक्शन मोटर की स्पीड कितनी है। तो देखिए स्लिप का फॉर्मूला हमने लिखा था एस इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। तो सबसे पहले अगर मुझे एनआर कैलकुलेट करना है, मुझे क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ पोल्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इससे एनएस क्या आ जाएगा, एनएस इक्वल टू 120 इंटू एफ अपॉन पी, यानी एनएस विल बी इक्वल टू 120 इंटू एफ 50 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स कितने, 4, यानी 6000 अपॉन 4, यानी 1500 आरपीएम तो आपके पास आ गया। दिस विल बी एनएस, एनएस इज 1500 आरपीएम। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूला में देखूं, स्लिप आपको गिवन है 0.04, एनएस हमने कैलकुलेट कर दिया 1500, एनआर मुझे पता नहीं है और एनएस अपने को पता है, यानी केवल एनआर ही अननोन है। तो यानी ये एनएस जो है मैं इसमें रख दूं, और एस की वैल्यू 0.04 इज इक्वल टू एनएस इज 1500 माइनस एनआर अपॉन 1500। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो एनआर जो है वो कितना निकल के आ जाएगा, एनआर विल बी इक्वल टू 1440 आरपीएम, 1440 आरपीएम। तो दिस विल बी द एक्चुअल स्पीड और रोटर स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। देखते हैं हम इंडक्शन मोटर को समझने के लिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर है 4 पोल। देखिए हाथ के हाथ ही लिखता जा रहा हूं मैं, P इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ पोल आपको गिवन है 4, इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है 50 हर्ट्ज सप्लाई।
कैलकुलेट द रोटर स्पीड, एनआर हमको पता नहीं है कि एनआर क्या होगा, कैलकुलेट द एक्चुअल रोटर स्पीड एंड रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है व्हेन स्लिप इज 3%, 3% का मतलब कितना हो जाएगा स्लिप 0.03। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले एनआर कैलकुलेट करना है। तो एनआर कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लिप का फॉर्मूला पता है, स्लिप जो होती है एस इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। तो स्लिप अपने को गिवन है, एनआर हमें पता करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले एनएस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनएस यानी सिंक्रोनस स्पीड, और सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है 120 एफ अपॉन पी। तो यहाँ पे गिवन है 120, एफ इज 50 हर्ट्ज गिवन है, नंबर ऑफ पोल्स अपने को 4 गिवन है, तो एनएस अपना फिर से निकल के आ गया, दिस इज 1500 आरपीएम। तो अगर एनएस इसमें रखेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, देखिए इस फॉर्मूले को अपन और इसको सॉल्व कर सकते हैं, एस इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस जो है इसको मैं और आपको सॉल्व करके बता देता हूं मैथमेटिकली। ये हो जाएगा एस एनएस इक्वल टू एनएस माइनस एनआर, एनआर को इधर ले आऊं तो एनआर इज इक्वल टू एनएस माइनस एस एनएस, दैट मींस एनआर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सीधे ही 1 माइनस एस इंटू एनएस। तो जो रोटर स्पीड है या तो मैं इससे कैलकुलेट कर दूं मैथमेटिकली, इसको और मैंने सिंपल कर दिया, एनआर को हम कैसे लिख सकते हैं, एनआर इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एनएस। अब एनएस अपन कैलकुलेट कर चुके हैं 1500, तो हमारा एनआर क्या आ जाएगा, एनआर विल बी इक्वल टू 1500 इंटू 1 माइनस एस, एस इज 0.03। तो इससे जो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा एनआर को, तो एनआर क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज 1455 आरपीएम। तो हमारा पहला पार्ट हो गया कि कैलकुलेट द रोटर स्पीड। फिर दूसरा है रोटर फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी का देखिए फॉर्मूला होता है F2 इज इक्वल टू एस F1। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी 1.5 हर्ट्ज। तो रोटर फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 1.5 हर्ट्ज, बिकॉज रोटर फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज S इंटू F1। तो देखिए एक बार हम फिर न्यूमेरिकली देख रहे हैं, ए 3 फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर runs at its full load with speed 960 rpm। क्या मतलब हुआ, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल्स हमें गिवन है 6, एनआर हमें गिवन है 960 आरपीएम, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्लिप कैलकुलेट करनी है, एस क्या है। तो देखिए एस का फॉर्मूला हमें पता है, स्लिप क्या होती है, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस होती है। तो ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले सबसे पहले एनएस कैलकुलेट करें, एनएस क्या होता है 120 एफ अपॉन पी, यानी 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50 हर्ट्ज, और नंबर ऑफ पोल 6, यानी ये अपना निकल के आ गया 1000 आरपीएम। तो एनएस अपना आ गया, एनएस विल बी इक्वल टू 1000 आरपीएम। तो इस फॉर्मूले में देखिए एनएस हमने कैलकुलेट कर दिया, और एनआर अपने को गिवन है 960, तो स्लिप क्या हो जाएगा, दिस इज 1000 माइनस 960 अपॉन 1000, यानी 40 अपॉन 1000, यानी 0.04। That means this will be the slip at full load for the induction motor। तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल है इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये न्यूमेरिकल जो है इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमें क्लियर कर देगा। क्या न्यूमेरिकल है देखिए, ए 3 फेज 50 हर्ट्ज, मैं लिख रहा हूं यहां पे, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, ए 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर एज ए फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम। फुल लोड स्पीड अगर अपने को 1440 गिवन है, यानी हमें एनआर जो है वो गिवन है 1440 आरपीएम। फॉर दिस मोटर कैलकुलेट, पहला है नंबर ऑफ पोल्स, हम एक एक करके ही करते हैं। तो नंबर ऑफ पोल्स के लिए हमारे को पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एनएस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। लेकिन यहां पर क्या होता है, एनएस जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है, हमें गिवन क्या है, एनआर गिवन है 1440। तो 1440 आरपीएम जो है अगर वो एनआर है, ठीक, तो मैं अगर ये स्पीड एक बार इसमें लगाता हूं, है ना, तो ये क्या आएगा देखिए 1440 इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है 50, और नंबर ऑफ पोल्स हमें अपने को पता नहीं है। तो इससे जो नंबर ऑफ पोल्स निकल के आएंगे, P इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 1440। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 0 से 0 मैंने कट कर दिया, और 12 से कट जाएगा ये, दिस विल बी 50, 12 1 जा 12 और 2, दिस विल बी 25 डिवाइडेड बाय 6, एंड दैट कैन बी रिटर्न एज 4 1/6, यानी P जो आ रहा है 4 1/6।
कभी भी नंबर ऑफ पोल्स, मैंने बताया क्या ये पॉसिबल है क्या 4 1/6, नंबर ऑफ पोल्स हमेशा क्या होते हैं इवन नंबर में 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसका मतलब इस मोटर के लिए नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे डेफिनेटली 4, और अगर नंबर ऑफ पोल्स 4 होंगे तब हमारा क्या हो जाएगा एनएस आ जाएगा 1500 आरपीएम और एनआर उससे बन जाएगा 1440 आरपीएम। या मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो हमें क्या बोलना था कि अगर मोटर में रोटर की स्पीड 1440 आरपीएम है तो इसके नियरेस्ट सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी 1500 आरपीएम। तो अगर वो 1500 आरपीएम होंगे तो अपने आप ही नंबर ऑफ पोल्स कितने बन जाएंगे 4 बन जाएंगे। तो क्लियर है, चाहे मैं इस तरीके से बोलूं चाहे मैंने सॉल्व करके मैंने इस वाले को एनएस को जो है 1440 जो गिवन था उसको एनएस ले लिया तो उससे नंबर ऑफ पोल्स 4 1/6 आ गए जो कि नॉट पॉसिबल, और इसलिए फिर मैंने क्या बोल दिया P = 4। तो दोनों ही तरीके से बिल्कुल ठीक है। तो पहला वाला पार्ट हो गया नंबर ऑफ पोल्स। सेकेंड है फुल लोड स्लिप एंड रोटर फ्रीक्वेंसी। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, फुल लोड स्लिप एस जो होगी वो क्या होगी एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, यानी एनएस की वैल्यू कितनी है 1500 माइनस 1440 अपॉन 1500, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 60 अपॉन 1500। तो 60 अपॉन 1500 का अगर मैं सॉल्व करूंगा इट बिकम्स 0.04, या मैं इसी को क्या बोल दूं और 4% स्लिप। तो 0.04 या परसेंटेज में अगर हम बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी स्लिप क्या आ गई 4% या 0.04। नेक्स्ट है रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है, मैं पहले बता चुका हूं SF यानी 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 50, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी विल बी 2 हर्ट्ज। तो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया फुल लोड स्लिप इज 0.04 एंड रोटर फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज। अब देखिए सी पार्ट, देखिए सी पार्ट में क्या है स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर। तो देखिए स्टेटर स्ट्रक्चर, इसको अच्छे से समझिएगा, स्टेटर स्ट्रक्चर कभी रोटेट नहीं करता है। मैं बार बार बोल रहा हूं स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। तो स्टेटर स्ट्रक्चर तो है जो घूम रहा है वो 0 आरपीएम पे है, और स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड जो स्टेटर का फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होता है यानी 1500 आरपीएम। तो अगर मैं सी पार्ट के फर्स्ट का आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, सी पार्ट का फर्स्ट स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड कितना है इस केस में 1500 आरपीएम विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर। स्टेटर स्ट्रक्चर का भी रोटेट होता नहीं है, तो 1500 आरपीएम विथ रेस्पेक्ट टू 0, तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 1500 आरपीएम, यानी स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर इज 1500 आरपीएम। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए क्या चीज है स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड। तो स्टेटर फील्ड तो 1500 आरपीएम ही होगा क्योंकि स्टेटर फील्ड क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होता है, और रोटर स्ट्रक्चर, रोटर में रोटेशन होता है और वो उसकी स्पीड क्या होती है एनआर, इस केस में कितनी है 1440 आरपीएम। तो अगर मैं इसका सी का सेकंड पार्ट बोलूं स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड जो कि 1500 है विथ रेस्पेक्ट टू रोटर जो कि 1440 है, तो आंसर क्या आ जाएगा सेकंड का 1500 माइनस 1440 यानी 60 आरपीएम। मींस स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड जो कि 1500 आरपीएम से घूम रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर जो कि 1440 से घूम रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 60 आरपीएम। तो सी पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब डी पर आते हैं स्पीड ऑफ रोटर फील्ड। तो स्पीड ऑफ रोटर फील्ड भी क्या होती है सिंक्रोनस स्पीड यानी 1500 आरपीएम विथ रेस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, रोटर स्पीड कितनी है इस केस में 1440 आरपीएम। तो अगर मैं डी पार्ट का फर्स्ट का आंसर लिखता हूं तो क्या चीज है देखिए स्पीड ऑफ रोटर फील्ड जो कि 1500 आरपीएम पे रोटेशन है विथ रेस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर जो कि 1440 पे है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगेन क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा यानी 1500 माइनस 1440 यानी 60 आरपीएम। तो स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर इज अगेन 60 आरपीएम। सेकंड पे चलते हैं स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर। तो स्टेटर स्ट्रक्चर तो अगेन जीरो होता है मींस कोई रोटेशन नहीं होता है, तो रोटर फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर, तो आंसर कितना आ जाएगा 1500 आरपीएम। और लास्ट डी का थर्ड स्पीड ऑफ रोटर फील्ड यानी 1500 आरपीएम विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। तो स्टेटर फील्ड भी कितने पे रोटेट होता है 1500 आरपीएम पे, तो अगर दोनों ही 1500 आरपीएम पे है तो रिलेटिव क्या हो जाएगा 0 आरपीएम मींस रिलेशन इज
देयर इज नो रोटेशन बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड बिकॉज दोनों ही सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ द न्यूमेरिकल ऑफ वर्किंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर.